हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 37 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 4 अक्टूबर 2021। आज की वर्कशीट में हम आंकड़ों का संग्रह आपकी बुक का चैप्टर नंबर 14 है, ये करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है आंकड़ों का संग्रह। यहाँ पर लिखा है, बच्चों आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पे प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित करते या प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए अवश्य ही देखा होगा। इसी प्रकार आपने क्रिकेट के स्कोर बोर्ड को भी अवश्य देखा होगा। ऐसा ही एक स्कोर बोर्ड यहाँ दर्शाया जा रहा है। ठीक है, देखो आपसे क्या कह रहा है कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में जो आपकी टीचर्स होती है वो क्या करती हैं, आपकी अटेंडेंस लेती हैं कि कौन बच्चा डेली आ रहा है कौन नहीं आ रहा, लेती है ना। तो वो क्या करती हैं, उसका एक रिकॉर्ड बना के रखती हैं। साथ साथ जो आपके टेस्ट होते हैं या फिर जो आपके पेपर होते हैं, उनमें जो आपको मार्क्स मिलते हैं, अंक मिलते हैं, ठीक है, उनका रिकॉर्ड भी वो टीचर रखती है। उसी तरीके से अगर आप एक क्रिकेट का स्कोर बोर्ड देखो, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये रहा स्कोर बोर्ड। तो आप देख रहे हो, इस पे आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी कि कितने ओवर है, दिए गए रन कितने हैं, ठीक है, लिए गए विकेट कितने हैं, ये सब चीज इसमें दिखाई जा रही है। ठीक है, अब ये सब चीजें है क्या जो यहाँ पर आपको बताया गया है, लिखा है, आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता या कौन हारा केवल यही सूचना स्कोर बोर्ड पर अंकित नहीं की जाती है। स्कोर बोर्ड से आप खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचनाएं भी प्राप्त कर लेते हैं जो उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरण दिन आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी ने कितना समय लिया, कितनी गेंद में समान किया। प्रतिदिन हम तर्कों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती है। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि जो ये स्कोर बोर्ड है, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन जीता या कौन हारा, इसके अलावा ये और भी बहुत सारी जानकारियां देता है जो उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना ये जानना कि कौन जीता या कौन हारा। अब वो जानकारियां आपके पास है क्या, जैसे कि ये आपको ये बताता है कि कितने रन बनाए किस खिलाड़ी ने, ठीक है, कितनी गेंद में, ये सब आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारी चीजें, तो ये भी आपको बताता है। तो हम पता है प्रतिदिन ऐसे ही बहुत सारी जो संख्याएं हैं उनके साथ, अंकों के साथ बहुत सारी सारणी हो जाती हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम डेली में देखते हैं। तो वो यही कह रहा है, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तर्कों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, उन्हें आंकड़े कहा जाता है। तो आंकड़े जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेटा। ठीक है, तो कह रहा है अगर आप किसी एक उद्देश्य से इनको लेते हो, कोई आपका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उससे अगर आप कोई भी अंक ले रहे हो या फिर कोई भी संख्यात्मक चीज आप इकट्ठी कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं आंकड़े। ठीक है, तो आंकड़े संख्याओं का वह संग्रह है जो कुछ सूचना देने के लिए एकत्रित किया जाता है। तो आंकड़ों को हम इकट्ठा ही तभी करते हैं, एकत्रित ही तभी करते हैं जब हमारे को कोई उनसे सूचना चाहिए हो, या फिर जो सूचना हमें चाहिए होती है उसके लिए उन आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अर्थपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शिक्षा में किया जाता है उसे सांख्यिकी मतलब कि स्टैटिस्टिक कहा जाता है। आपने दैनिक जीवन में अपने संख्याओं, आकृतियों, नामों इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार की सारणी देखी होंगी। यह सारणी हमें आंकड़े उपलब्ध कराती है। देखो आपसे क्या कह रहा है कि जो ये सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, इनके बारे में जो भी चीज देते हैं, उनको हम बोलते हैं सारणी, जो इस बारे में बताता है। ठीक है, जो ब्रांच है इसकी वो। अब अगर देखा जाए तो बहुत सारी संख्याएं ऐसी होती है, बहुत सारी तालिकाएं ऐसी होती है, बहुत सारी सारणी ऐसी होती है, बहुत सारी आकृति ऐसी होती है जो हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। वो कुछ नहीं है, वो सब हमारे आंकड़े ही हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम एक क्रियाकलाप से आंकड़ों को और अच्छे से समझते हैं। कह रहे हैं, अपनी कक्षा में किन्हीं 20 विद्यार्थियों की लंबाई के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 20 विद्यार्थियों का नाम लिखना है और उनकी लंबाई लिखनी है। ठीक है, दूसरी क्रियाकलाप में आपको क्या करना है, अपनी कक्षा के पिछले एक सप्ताह में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाइए। आपको यहाँ क्या करना है, आपको ये देखना है कि पूरे पिछले हफ्ते आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो आए नहीं थे, मतलब कि जो एब्सेंट थे। तो आपको यहाँ दिन लिखना है, जैसे यहाँ आपने लिख दिया सोमवार, ठीक है, यहाँ मंगलवार, यहाँ बुधवार, तो 7 दिन 6 दिन लिखने हैं शनिवार तक, और यहाँ पर उनकी संख्या लिखनी है। सोमवार को 10 बच्चे छुट्टी पे थे, मंगलवार को 2 बच्चे छुट्टी पे थे, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों क्रियाकलाप आपको खुद करनी है। क्लियर? उसके बाद कह रहा है, पहली क्रियाकलाप में आपने स्वयं अपने दिमाग
में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचना को आकृतित किया। इस प्रकार आकृतित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े या फिर प्राइमरी डेटा कहा जाता है। क्या अगर आप अपनी पहली क्रियाकलाप देखो तो उसमें आपने विद्यार्थियों का नाम लिखा और उनकी लंबाई लिखी, तो आपके दिमाग में एक उद्देश्य था कि मुझे इन बच्चों की लंबाई लिखनी है, एक तालिका बनानी है, एक सारणी बनानी है, और ये आपने खुद बनाई है, कहीं से ली नहीं या कहीं से कॉपी नहीं की है। ठीक है, तो जो आंकड़े आप खुद लेते हो, एकत्रित करते हो खुद से, उन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, दूसरे क्रियाकलाप में आपने यह सूचना एक विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड जिसमें यह सूचना पहले से ही आकृतित है से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आंकड़े को गौण आंकड़े या फिर सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। तो कह रहा है अगर आप दूसरी देखो तो जो भी विद्यार्थी स्कूल नहीं आए थे पिछले हफ्ते, तो आपने तो उनका रिकॉर्ड नहीं रखा होगा। हाँ, स्कूल का जो रिकॉर्ड होगा आपने उसमें से ये जानकारी ले ली होगी। ठीक है, और अपनी जो ये तालिका ये पूरी कर दी होगी, यही क्या होगा। तो ये जानकारी आपने खुद से थोड़ी ना इकट्ठी की है, एकत्रित नहीं की, ये पहले से ही एकत्रित थी उस स्कूल के रिकॉर्ड में, आपने वहां से ली है। तो उनको हम बोलते हैं गौण आंकड़े या फिर सेकेंडरी डेटा। तो जो जानकारी हम खुद से लेते हैं, हमारा अपना ही एक उद्देश्य होता है, उससे लेते हैं, वो होता है हमारा प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, और जो जानकारी हम किसी और से लेते हैं, कहीं और से देखी और लिख ली, जैसे आपने स्कूल के रिकॉर्ड से लिख ली, कुछ जानकारी ऐसी होती है जो आपको गूगल से मिल जाती है, नेट पे से मिल जाती है, तो वो सब आपके होते हैं सेकेंडरी डेटा, मतलब कि गौण आंकड़े। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस करने हैं, दो आपको कह रहा है उन आंकड़ों को उन आंकड़ों को दो उदाहरण दीजिए, उन आंकड़ों के दो उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। तो कोई से भी ऐसे दो उदाहरण आप दे सकते हो, बहुत सारे हैं। आप अपने दोस्तों की जो उनके परिवार में सदस्य हैं, मतलब जो भी लोग हैं, उनकी संख्या लिख सकते हो। ठीक है, अपने किन्हीं 20 मित्रों का रक्त समूह लिख सकते हो। ठीक है ना, और आपके आसपास जो जो लोग रहते हैं उनकी जो सैलरी जो भी वो कमाते हैं अलग अलग, उस हिसाब से एक आंकड़ा बना सकते हो। तो ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो। दो उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख दिए। आप इनके अलावा भी बहुत सारे लिख सकते हो, बस ये लिखना जो आप अपने दैनिक जीवन में उन आंकड़ों को एकत्रित आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े व या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत करें। तो ये देखना है कि कौन से प्राथमिक है और कौन से गौण है। देखो, जो आपने खुद इकट्ठे किए होंगे, एक उद्देश्य से लिए होंगे, वो क्या है आपके प्राथमिक, जिसे हम प्राइमरी बोलते हैं। जो आपने कहीं से लिए होंगे, आपने खुद से उसे एकत्रित नहीं किया, वो क्या है आपके गौण आंकड़े। ठीक है, पहले कह रहा है कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों का माप। तो ये किसी आपको स्कूल के रिकॉर्ड में मिल सकता है क्या, विद्यार्थियों के जूतों का माप? नहीं, ये आपने खुद से एकत्रित किया होगा। तो ये है आपका प्राथमिक आंकड़े। तो मैं यहाँ पी लिख रही हूँ, तो आप इसे पूरा लिखिएगा प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, फिर कह रहा है अपने किन्हीं 20 मित्रों का रक्त समूह। ये तो वही है जो हमने यहाँ उदाहरण में भी लिखा है। तो ये क्या है आपके पास प्राथमिक आंकड़े। क्यों? क्योंकि रक्त समूह जो है 20 मित्रों का, वो आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता, ना गूगल पे मिल सकता अपने मित्रों का, ना ही स्कूल में मिल सकता। ठीक है, फिर कह रहा है अपनी कक्षा, आपके कक्षा मित्रों के परिवार के सदस्य, ये भी आपको कहीं नहीं मिल सकती, आपको खुद लेनी पड़ेगी कि आपके दोस्त के घर में कितने जने है ना। तो ये भी हो गया आपका प्राथमिक आंकड़े। अब कह रहा है गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। हाँ, ये आप खुद से नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपको स्कूल के रिकॉर्ड से मिलेगी जो 30 विद्यार्थियों के अंक होंगे, है ना। तो आपने तो उसे एकत्रित नहीं किया ना, तो ये आपके पास हो गया गौण आंकड़े, मतलब सेकेंडरी डेटा। वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। तो ये भी आप खुद से नहीं ले सकते, आप गूगल पे से निकाल लोगे, कहीं और से ले लोगे, लेकिन वो पहले से ही कहीं और एकत्रित हुई भी है, आपने नहीं की उसे एकत्रित, है ना। तो ये भी आपका हो गया गौण आंकड़े। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कौन सी वर्कशीट नंबर 37 जो हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब वर्कशीट नंबर 38 जो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।